हेलो, गुड इवनिंग वंस अगेन। आपका स्वागत है हमारे स्टडी मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अमर कुमार। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जो है बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर रहे थे और कुछ चीज़ों को हम लोग स्टडी किया था। आज हम लोग जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है और सब सिटी इंटीमेशन भी डाउनलोड होने लगा है। तो जिन लोगों का ग्रुप डी होगा तो लोग जीव विज्ञान या विज्ञान साइंस का, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन साइंस का अलग से ही पूछा जाता है ग्रुप डी में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। तो खासकर ग्रुप डी वाले जो है जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग वीडियो को देखें और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें साइंस में, क्योंकि जैसा कि आज आज देखिए, आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट भी आउट हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से कटाव भाग रहे हैं, कितने ज़्यादा कटाव बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी में भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि कटाव अच्छा खासा कटाव जा सकता है। तो कोशिश करिए, देखिए उसमें 80 के प्लस कटाव बने हैं, 80% के आसपास। तो ऐसा करिए कि 80% आप लोग लेकर आइए एग्जाम में, ठीक है। 70 से 80%, यानी कि वही मान लीजिए 70 से 80 नंबर के बीच में कम से कम आप लोगों का रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम 70 से 80 के बीच में रहना चाहिए ग्रुप डी वालों का। और उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जंतु ऊतक में सबसे पहले ऊतक क्या होता है, तो इसमें दिया गया है जैसे कि इस बुक में क्या क्या दिया गया है। देखिए, ज़्यादा अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं, बुक में जितना है अगर इतना ही तैयार रहेगा तब भी आप लोग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें बुक में से दी गई हैं। इसको पढ़िए आप लोग, लूसेंट का बुक पढ़िए, बट पढ़िए जरूर मेरे भाई, ठीक है। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ऊतक विज्ञान या औतिकी कहा जाता है, ठीक। औतिकी, हिस्टोलॉजी, ये क्वेश्चन बन सकता है, बना भी होगा कि ऊतकों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। तो ऊतकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसको ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इस शाखा की खोज इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मैलपीघी ने की, परंतु इस शाखा हिस्टोलॉजी का नामकरण मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। शाखा की देखिए, खोज किसने किया था, तो मार्सेलो मालपीघी इसको कहते हैं, मैलपीघी लिखा, मालपीघी वही पढ़िए। शाखा की खोज मार्सेलो मालपीघी ने किया था और इस शाखा का नामकरण हिस्टोलॉजी जो नामकरण किया था वो मेयर ने किया था, मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऊतक टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिशैट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, बिशैट नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बिशैट नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में नाम ही पूछ लिया जाता है। और ऊतक में भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है किसी भी एग्जाम में, अगर साइंस पूछा जा रहा है तो उसमें ऊतक से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ये तो आरआरबी ग्रुप डी है, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से कम 8 से 10 नंबर का वेटेज जो है बायोलॉजी से रहेगा। तो बायोलॉजी को आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। ऊतक रचना और कार्यकी में समान कोशिकाएं शरीर में निश्चित स्थानों पर सुसंगठित समूहों या स्तरों में सुव्यवस्थित रहती हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के इन्हीं सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं ऊतक, ऊतक रचना और कार्यकी में समान कोशिकाएं शरीर में निश्चित स्थानों पर सुसंगठित समूहों या स्तरों में सुव्यवस्थित रहती हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के इन्हीं सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है कि जो एक जगह सुसंगठित समूह या स्तर होते हैं कि कार्य की रचना और कार्यकी के आधार पर कोशिकाओं का, उसी को ऊतक कहा जाता है, ठीक है। इतना ही समझिए, कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ठीक है। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, इतना ही ध्यान दिमाग में बैठाइए, ठीक है। अब देखते हैं ऊतक। देखिए, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऊतक जो है दो प्रकार से, जैसे एक पादप ऊतक जो पादपों में पाया जाता है और जंतु ऊतक जो जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। ऊतक, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, ठीक है। प्लांट के टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है। सेल के निर्माण, कई सेल से जो है टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू मिलकर बाद में बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। जंतु ऊतक में देखते हैं, एनिमल टिश्यू में, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू, सबसे पहले हम लोग इसी को कवर करते हैं आज, ठीक है। अधिकांश कोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं।
जो अधिकांश बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसमें 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला है उपकला ऊतक, ठीक है, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। उपकला ऊतक इपीथीलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक ऊतक कनेक्टिव टिश्यू और पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू एंड तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये 4 तरह के टिश्यू होते हैं। सामान्यतः जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसमें 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे। पहले आप लोग इसका चित्र देख लीजिए, कुछ इस तरीके से फिगर है। ये संयोजी ऊतक है, ठीक है। उपकला ऊतक है, ये ऊपर वाला, ठीक है। पेशी ऊतक, पेशी, और ये तंत्रिका ऊतक है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। देख लीजिए चित्र को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक-एक करके एक ऊतक के बारे में स्टडी करेंगे, अच्छे से उसके बारे में जानेंगे और क्या-क्या क्वेश्चन बना है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उपकला ऊतक को देखें अगर, तो उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत या आंतरिक अंगों की भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। क्या करता है? ये जो उपकला ऊतक होता है ये कोई अंग है, इसका बाहरी पतली परत या आंतरिक अंगों की भीतर की अस्तर का निर्माण करता है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। ये विसरण, स्रावण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। क्या-क्या करते हैं? विसरण में, स्रावण में और अवशोषण में ये सहायता करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये बाहरी परत और आंतरिक स्तर में जो भीतरी स्तर होता है उसका निर्माण उपकला ऊतक के द्वारा होता है। उपकला ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, देखते हैं। जैसे पहला होता है सल्की एपिथीलियम, सल्की एपिथीलियम, ठीक है। सल्की उपकला, इससे देखते हैं। जो सल्की एपिथीलियम होता है ये त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं एवं जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना है तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जो 2018 के 2019 ग्रुप डी एग्जाम था, जो बाद में हुआ था 21 में, शायद 21-22 में, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था सल्की एपिथीलियम के बारे में, सल्की उपकला ऊतक के बारे में पूछा गया था। और यही चीज़ था कि आहार नाल और ग्रास नली, जो ग्रास नली में जो बना रहता है तो वो किस ऊतक से रहता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर था सल्की एपिथीलियम, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ये क्या करता है, ये सल्की एपिथीलियम है, ये त्वचा की बाहरी परत पाए जाते हैं एवं जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। जैसे बाई चांस क्वेश्चन उस टाइम यही पूछा था कि ग्रास नली का जो अस्तर बनाता है वो किस प्रकार का ऊतक होता है, तो उसमें सल्की एपिथीलियम दिया गया था, ठीक है। और यही सही भी था। तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। आगे है स्तंभाकार एपिथीलियम। जो स्तंभाकार एपिथीलियम है, इसका क्या है, इनका कार्य अवशोषण एवं श्रावण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। क्या करना है? अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। ये अवशोषण और श्रावण तो करते ही है, साथ साथ यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। फिर है घनाकार एपिथीलियम। जो घनाकार एपिथीलियम होता है, क्यूबिडल एपिथीलियम, ये श्रवण, उत्सर्जन, अवशोषण, सुरक्षा तथा युग्मक निर्माण में सहायता करते हैं। किसमें? युग्मक निर्माण में भी सहायता करते हैं। ये श्रवण करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं, अवशोषण करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसके साथ साथ युग्मक निर्माण में भी सहायता करते हैं। फिर आता है रोमक या पश्चमाभि एपिथीलियम। तो इसमें है ये सुरक्षा, श्लेष्म के संवहन, मूत्र के संवहन तथा सेरिब्रोस्पाइनल तरल के संवहन में सहायता करती है। याद रखिएगा, सुरक्षा में, श्लेष्म के संवहन में, मूत्र के संवहन में और सेरिब्रोस्पाइनल तरल के संवहन में सहायता करते हैं। क्या नाम है इनका? रोमक है या पश्चमाभि एपिथीलियम, ठीक मेरे भाई। ये चीज़ें समझ में आया? ये एकदम एग्जाम में छापने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सल्की एपिथीलियम, सल्की एपिथीलियम क्या? जिह्वा, ग्रास नली, आहार नली के जो परत होते हैं इसी से इसका निर्माण होता है। रक्त वाहिनियों और वायु कोशों में पदार्थों विसरण में सहायता देती है। स्तंभाकार एपिथीलियम, इनका कार्य अवशोषण और श्रावण होता है और साथ साथ यांत्रिक सहायता भी प्रदान करना होता है। वहीं घनाकार एपिथीलियम, ये श्रवण, उत्सर्जन, अवशोषण, सुरक्षा, युग्मक का निर्माण करती हैं। और रोमक या पश्चमाभि एपिथीलियम, ये सुरक्षा, श्लेष्म के संवहन, मूत्र के संवहन तथा सेरिब्रोस्पाइनल तरल के संवहन में सहायता होती हैं, ठीक है।
आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे है संयोजी ऊतक। देखिए हमने एक ऊतक पढ़ा, ठीक है, एक को हम लोगों ने उपकला ऊतक हम लोगों ने पढ़ लिया। उपकला ऊतक में 4 तरह के उपकला ऊतक होते हैं, उन चारों को भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। ठीक है, संयोजी ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों तथा शरीर को आकार प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। देखिए जैसे हिंदी में तो संयोजी ऊतक है, लेकिन इंग्लिश में कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्ट करना। कनेक्ट करने से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि क्या करेगा। तो यह शरीर के सभी ऊतकों को, यह ऊतक जो होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये शरीर के जितने भी ऊतक होते हैं वो अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों तथा शरीर को आकार प्रदान करने। कनेक्ट का मतलब होता है कनेक्ट करना या जोड़ना, तो इससे समझ सकते हैं ना, जोड़ने में काम आता है। ठीक है, और क्या करता है? शरीर को आकार प्रदान करता है और इसे बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक आंतरिक भागों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। जो आंतरिक भाग के रिक्त स्थान होते हैं वहाँ पर संयोजी ऊतक भरे रहते हैं। ठीक है, ये रक्त नालिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा बोन मैरो में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो रक्त नलिकाएं होती हैं एवं तंत्रिका होता है इसके चारों ओर पाई जाती हैं, और अस्थि मज्जा में बोन मैरो में ये पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, तरल या संवहनीय संयोजी ऊतक, फ्लूइड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, कंकाल ऊतक, स्केलेटल टिश्यू और वास्तविक संयोजी ऊतक। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए पहले जो है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। सॉरी, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं 3 प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा होता है तरल या संवहनी संयोजी ऊतक, और तीसरा होता है कंकाल ऊतक। अब हम लोग एक एक करके एक एक के बारे में देखेंगे। जैसे जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत कई तरह के ऊतक पाए जाते हैं। जो ये है, जैसे देखिए एरिओलर ऊतक। एरिओलर ये किसके अंतर्गत आता है? ये वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, एरिओलर। तो ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, एरिओलर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये अंगों के भीतर की खाली स्थान को भरते हैं। क्या करते हैं? जो अंगों के भीतर खाली स्थान होता है उसको भरते हैं। ये आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करते हैं। जो आंतरिक अंग हैं उनको सहारा प्रदान करते हैं एरिओलर टिश्यू। ठीक है, ये त्वचा मांसपेशियों के बीच नलियों के चारों ओर पाए जाते हैं। और इस ऊतक के मैट्रिक्स की में कोशिकाएं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, मैक्रोफेजेज, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तथा जन तंतु श्वेत पीला तंतु भी पाया जाता है इस तरह के। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं इलास्टिन एवं कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। वहीं जो मास्ट कोशिकाएं हैं ये हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करते हैं। देखिए फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं स्टालिन और कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करती है, और मास्ट कोशिकाएं जो होती है हिस्टामिन और हिपैरिन और सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करते हैं। ठीक है, फिर जो माइक्रोफेजेज कोशिकाएं हैं ये सूक्ष्म जीवों एवं विजातीय कणों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? जो सूक्ष्म जीव और विजातीय कण हैं इनको नष्ट करने का कार्य जो है ये माइक्रोफेजेज कोशिकाएं करती हैं। वहीं श्वेत कोलेजन तंतु परस्पर मिलकर कंडराओं का निर्माण करती है, टेंडन्स का निर्माण करती है श्वेत कोलेजन। ठीक है, आगे है जो पीले इलास्टिक होते हैं, ये संयोजी ऊतक का समूह स्नायु का निर्माण करते हैं। स्नायु के टूट जाने से मोच आ जाती है। इसके टूट जाने से क्या आती है? मोच आती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कंडरा। कंडरा और स्नायु में अंतर क्या होता है? ठीक है, कंडरा और स्नायु में अंतर। कंडरा पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है, वहीं स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, देखो कंडरा क्या करता है? ये अस्थि या उपास्थि को जोड़ता है, और वही स्नायु जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, कंडरा गति में सहायक होते हैं, स्नायु अस्थियों को अपने स्थान पर बनाए रखते हैं। स्नायु क्या करते हैं? अस्थियों को अपने स्थान पर बनाए रखते हैं। ठीक है, अंतर दोनों में स्पष्ट हो गया कंडरा और स्नायु में। ठीक है, कंडरा पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। ठीक है, कंडरा क्या करता है? पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। वहीं स्नायु जो होता है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। एक मेजर डिफरेंस यही है।
जो कंडरा है ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है, पेशी को अस्थि या उपास्थि से। स्नायु जो होता है ये स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। पहला डिफरेंस यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर कंडरा जो होता है ये गति में सहायक होते हैं, वही स्नायु अस्थियों को अपने स्थान पर बनाए रखते हैं, एक जगह पर अस्थियों को जोड़ कर रखते हैं स्नायु। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तरल या संवहनीय संयोजी ऊतक। ठीक है, किसके अंतर्गत, जो कनेक्टिव टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत दूसरा पढ़ते हैं हम लोग तरल या संवहनीय संयोजी ऊतक। इस ऊतक के अंतर्गत रुधिर तथा लसिका, रुधिर तथा लसिका आते हैं। रुधिर जो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जो ब्लड होता है किस तरह का ऊतक है, तो ब्लड जो है ये तरल संयोजी ऊतक है या संवहनीय संयोजी ऊतक है। ठीक है, या वैसे अगर डायरेक्ट पूछेगा तो संयोजी ऊतक कहलाता है, रुधिर भी संयोजी ऊतक है। ठीक, लसिका क्या होता है, जो लसिका होता है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। लसिका पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं तथा जहां पर बाह्य रोगाणुओं का संक्रमण होता है वह उन्हें वहीं नष्ट कर देती हैं। ठीक है, जो लसिका होता है इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और लसिका पूरे शरीर में घूमता रहता है। जहां भी रोगाणु दिखाई देते हैं, बाह्य रोगाणु, तो वहां पर उनको ही नष्ट कर देता है। ठीक है, रुधिर, रुधिर यानी कि ब्लड, रुधिर एक द्रव्य है जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है तथा शरीर की निरंतरता को बनाए रखता है। इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है, 7.4 होगा। ठीक है, कितना होगा पीएच मान, 7.4 होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं अगर पीएच मान 7 रहता तो उदासीन होता है, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। तो इसका मतलब जो ब्लड होता है कहीं ना कहीं क्षारीय होता है। ठीक है, कंकाल ऊतक, नेक्स्ट हम लोग उसी में बात करते हैं। कंकाल, स्केलेटल, स्केलेटल इशू ना, स्केलेटल, तो इसमें क्या दिया गया है, जो कंकाल ऊतक होता है, कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करते हैं। ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं, यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करते हैं। कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थि जिसको बोन कहते हैं, और एक उपास्थि जिसको कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, अस्थि और उपस्थि होते हैं। ठीक, अस्थि क्या होता है, जो अस्थि होते हैं यह एक ठोस दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक होता है। देखिए, संयोजी ऊतक, अस्थि भी संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, ओसिन नामक प्रोटीन का। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली खोखली गुहा या स्थान मज्जा गुहा कहलाती है। क्या कहलाती है, मज्जा गुहा कहलाती है। एडीपोज ऊतकों से भरी मज्जा गुहा अस्थि मज्जा कहलाती है। ठीक है, एपीपोज ऊतकों से भरी मज्जा गुहा क्या कहलाती है, अस्थि मज्जा कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं उपास्थि के बारे में। जो उपास्थि होता है यह एक अर्धठोस एवं लचीला संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, अर्धठोस एवं लचीला संयोजी ऊतक होता है। इसके मैट्रिक्स की रचना कोड्रीन नामक प्रोटीन से बनी होती है। देखिए, जो अस्थि थी उसके जो प्रोटीन किससे बना होता था, मैट्रिक्स उसका ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता था, और उपास्थि की मैट्रिक्स जो होती है यह कोड्रीन नामक प्रोटीन से बनी होती है। यह नाक, कान, कंठ एवं श्वास नली में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, नाक में, कान में, कंठ, कंठ मतलब गले में, और श्वास नली में पाई जाती है। ठीक है, उपास्थि। फिर हम लोग बात करते हैं पेशी ऊतक का। ठीक है, हमने उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक दो पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बारे में भी अंदर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा। अब अगला हम लोग पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक, इसमें क्या दिया गया है, जो गतिशीलता एवं संकुचनशीलता जीवों के शरीर का महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या, गतिशीलता एवं संकुचनशीलता जीवों के शरीर का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में मायोसिन तथा एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन से, मायोसिन और एक्टिन नामक जो प्रोटीन होते हैं ये संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं बात करें, पेशियों की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, तर्कुरूपी तथा संकरी होती हैं, इसलिए इन्हें पेशी तंतु कहते हैं। कैसी होती है, जैसे जो पेशियों की कोशिकाएं हुई वो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, तर्कुरूपी होती हैं, संकरी होती हैं, इसीलिए इनको पेशी तंतु कहते हैं। ठीक है, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पेशी ऊतक, तो पेशी ऊतक को अगर हम लोग बात करें तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। पहला होता है रेखित पेशी, सेकंड है अरेखित पेशी, और तीसरा है हृदयक पेशी। ठीक है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, ये है रेखित पेशी, चित्र देख लीजिएगा।
अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। ठीक है, अब हम एक एक करके इसमें अंतर को स्पष्ट करेंगे। जैसे रेखित पेशी ऊतक है, अरेखित पेशी ऊतक है और हृदयक पेशी ऊतक है। हृदयक पेशी, अरेखित पेशी और रेखी पेशी ऊतक, ये शरीर की सतह, हाथ पैर, जीभ, ग्रसनी, ग्रास नली की शुरुआत में पाई जाती हैं। हाथ व पैर की बाइसेप्स तथा ट्राइसेप्स पेशियां इन्हीं से बनती है। आप लोग जो लोग जिम करते होंगे वो लोग जानते होंगे कि बाइसेप्स कौन से हैं, ट्राइसेप्स कौन सी पेशियां हैं। तो जो हाथ के, शरीर के, पैर के जो ये मोटी मांसपेशियां होती है, ये जो होती है रेखित पेशियां बनी होती हैं, रेखित पेशियों से ही बनती है। जैसे जो कहते हैं कि हाथ में आप लोग देखते होंगे, हाथ में जो मांसपेशियां हैं, पैर में जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, ये सब, और जो बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स वाली पेशियां हैं, तो ये सब जो है ये सब रेखित पेशी ऊतक होते हैं। ठीक है, वहीं बात अरेखित पेशी ऊतक की करें तो इसमें आहार नली में, रुधिर नलिका में, आंख की पलक में, मूत्र वाहिनी में, फेफड़ों की श्वसननी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये उससे लो क्वालिटी, मतलब समझिए जो टाइट पेशियां होती हैं, कड़ी, और रेखित पेशियाँ होती हैं। फिर उसके बाद जो सॉफ्ट हैं, जैसे सॉफ्ट अंग है आहार नाल में, उसके बाद रुधिर में नलिका, मतलब रुधिर नलिका में, आँख की पलक में, देखिए यहाँ सब सॉफ्ट पेशियाँ हैं। तो ये सब कैसी हैं? ये सब अरेखित पेशी हैं। वहीं हृदयक पेशी ये फेफड़ों की शिराओं की दीवारों पर पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये फेफड़ों की दीवारों पर पाया जाता है, हृदयक पेशी, इसीलिए इसको हृदयक पेशी भी कहा गया शायद। अब इसमें देखते हैं, पहले वाले में, रेखी वाले में, इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखीय तथा बहुकेंद्रित होती हैं। कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, बेलनाकार, अशाखीय एवं बहुकेंद्रित होती हैं। वहीं जो आरेखी है, इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार एवं एक केंद्रीय होती हैं। देखिए मेजर डिफरेंस यही है, जो रेखी होंगे वो बहुकेंद्रीय होंगे, जो आरेखी होंगे वो एक केंद्रीय की होंगे। ठीक है, और जो ये हृदय वाली हैं, ये इनकी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखीय एवं एक केंद्रक वाली होती हैं। ठीक है, रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, और हृदयक पेशियों को भी अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है? देखिए, रेखी पेशियों को ऐच्छिक पेशियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं। वहीं आरेखित पेशियां, जैसे इच्छा से तात्पर्य है, जैसे हमें हाथ चलाना हुआ तो हम लोग जैसे हाथ ऐसे मोड़ते हैं तो हमारी ये पेशी जो यहाँ का होता है बाइसेप वाला, तो ये कहीं ना कहीं फूलती हैं, तो ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रही हैं। वहीं जो आरेखित पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, क्योंकि ये जंतु की इच्छा के विपरीत कार्य करती हैं। ठीक है, और हृदयक पेशियां अनैच्छिक पेशी कहलाती हैं, क्योंकि ये जंतु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो ये दोनों जो है ये अनैच्छिक हैं और ये ऐच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ही बना है। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है तंत्रिका ऊतक। देख सकते हैं आप लोग, केंद्रक होता है इसमें, द्रुमिका, तंत्रिका अक्ष होता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, कोशिका कार्य, कोशिकाएं। ठीक है, ये सब होती है। तंत्रिका कोशिका तीन प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ तंत्रिका कोशिका। तो 3 टाइप्स होते हैं तंत्रिका कोशिका के, न्यूरन, टिश्यू, ठीक है, ऊतक या कोशिका। तंत्रिका कोशिका साइटान, डेंड्रान और एक्सान, ये 3 प्रकार के होते हैं, साइटान, डेंड्रान और एक्सान। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो है ये न्यूरॉन है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कोशिकाकाय एक्सान व डेंड्राइट्स से बनी होती है। डेंड्राइट्स से बनी होती है, किससे? एक्सान व डेंड्राइट से बनी होती है सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक मेरे दोस्त, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। कल फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे हम लोग कल पादप ऊतक के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में। तो कैसा रहा वीडियो? आई होप अच्छा होगा। आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे कल।